दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का जीव विज्ञान आनुवांशिकता एवं जैव विकास की बात कर रहे हैं। ये आपका अध्याय 9वां है एनसीईआरटी से। तो इस पे बात करते हैं सबसे पहले कि आनुवांशिक किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक का तात्पर्य है वंशागति से, मतलब आनुवांशिकता यानी वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता विश्वास के साथ वंशागत होना आनुवांशिकी के अंतर्गत है। विभिन्नता एवं विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों के असमानता की अवस्था को भी व्यक्त करता है, वो आनुवांशिक है। आनुवांशिक दो प्रकार के हैं, शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नता एवं जनक कोशिकाओं में विभिन्नता के आधार पर, जिसको सोमेटिक वेरिएशन एवं जेनेटिक वेरिएशंस के नाम से जानते हैं। जब शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नता होती है तो यह शारीरिक कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जैव विकास में सहायक नहीं है एवं इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों का पूंछ काटना, ये सभी शारीरिक कोशिका विभिन्नता यानी सोमेटिक वेरिएशंस कहलाएगा। जबकि जेनेटिक वेरिएशन जनन कोशिका विभिन्न, यह जनन कोशिका में आती है और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक होती है और इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। यह मानव के बालों का रंग, मानव की शरीर की लंबाई आदि को प्रभावित करता है। जनन के दौरान विभिन्नता का संचयन, तो जो विभिन्नताएं होती है जनन के दौरान वो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में चलते हैं, देखते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती है, इनमें डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून बहुत ही कम त्रुटियां उत्पन्न होती है, बहुत कम विभिन्नता उत्पन्न होती है। जबकि लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है एवं क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा म्यूटेशन, जिसे उत्परिवर्तन के द्वारा इसमें विविधता अधिक पाई जाती है। अगर हम देखें कि विभिन्नता के लाभ, जो विभिन्नता लैंगिक जनन में पाए जाते हैं उसके क्या लाभ है, तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों की विभिन्न प्रकार से लाभ हो सकता है। जैसे उष्णता को सहने की क्षमता वाले जीवाणुओं की अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। वहीं पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन कर जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाल मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। अगर देखें, मेंडल ने इस आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। मेंडल ने वंशागति के मुख्य नियम दिए थे, वो 7 विकल्पी नियम थे। उन्होंने क्या किया कि मेंडल को आनुवांशिक के जनक के तौर पे जाना जाता है। तो मेंडल ने मटर पौधे को विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षण का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई दे रहा था। पहला लक्षण उन्होंने लिया बीजों का आकार गोल और झुर्रीदार वाले बीज। दूसरा लक्षण लिया बीज का रंग पीला और हरा, मतलब एक तरफ हम आगे बोल रहे हैं वो प्रभावी विशेषक है, मतलब वो विशेषताएं जो प्रभाव उत्पन्न करता है, और एक देखा गया कि यह अप्रभावी विशेषता है जो प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। तीसरा लिए फूलों के रंग के आधार पे बैगनी फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले। उसके बाद फली के आकार पे फूली हुई फली, सिकुड़ी हुई फली। उसके बाद फली के रंग के आधार पे हरा वाला फली और पीला रंग का फली। पुष्प की स्थिति के आधार पे तो अक्षीय पुष्प वाला और अंत्य पुष्प वाला। उसके बाद उन्होंने पुष्प की स्थिति के आधार पे लिया लंबा पुष्प, बौना पुष्प। तो मेंडल का मटर के पौधे का चयन करने के पीछे कुछ खास वजह थी। वो वजह थी कि मेंडल ने मटर के पौधे के निम्नलिखित गुण को देखा और लिया। पहला गुण ये था कि मटर के पौधे विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब इसमें जो विभिन्नताएं होती है सामान्य रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इनका जीवन काल छोटा होता है, इससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। वहीं सामान्यतः स्वपरागन होता है इसमें, मतलब अपने ही पुष्पों से ये परागित होते हैं, परंतु कृत्रिम तरीके से इनमें पर परागन भी कराया जा सकता है। इसलिए भी
मटर का चयन लाभदायक था। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बन सकते हैं, अनेक प्रकार के बीज बन सकते हैं, इसीलिए इसे मटर के पौधे का चुनाव किया गया। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के 7 विप्रासिक लक्षण हमने अभी अभी देखा। अब है एकल संकरण किसे कहते हैं, जिसे मोनोहाइब्रिड इंग्लिश में कहते हैं। तो मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्प लक्षण मध्य क्रॉस कराया जाए, यानी 2 पौधे के एक जोड़ी के बीच अगर संकरण कराया जाए तो उसे हम एकल संकरण कहेंगे। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य अगर संकरण कराया जाए तो इसे हम एकल संकरण कहेंगे। जैसे अगर हम देखें जनक, लंबा पौधा को कैपिटल टी और बौने पौधे को स्मॉल टी से व्यक्त करें तो जो युग्मक होगा लंबे पौधे का वो कैपिटल टी और दोनों युग्मक कैपिटल टी होगा, जबकि बौने पौधे का दोनों युग्मक स्मॉल टी होगा। अगर ये आपस में क्रॉस करता है तो हमें जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है वो होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सभी पौधे जो प्रभावी लक्षण लंबा पौधा का है, सभी पौधे लंबा ही उत्पन्न होंगे। जबकि F2 पीढ़ी में मतलब दूसरे संकरण में क्या होगा कि लंबा पौधा टी हो जाएगा और बौना पौधा का भी टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसके गुणक में जो आता है लंबा पौधा टी, लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी और लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी तथा बौना पौधा स्मॉल टी प्राप्त होगा। अतः हम अवलोकन कर प्राप्त करते हैं कि प्रथम संतति F1 पीढ़ी में जो प्रथम संतति हुआ वह पौधे लंबे थे, जबकि दूसरे पीढ़ी में 3/4 लंबे जबकि 1/4 बौने पौधे थे। अतः जो जीनों का टाइप हुआ दूसरे पीढ़ी का वो 3:1, जहाँ 3 लंबा पौधा और 1 बौना पौधा है। और जबकि अगर जीनोटाइप F3 पीढ़ी का भी देखें तो वो आता है 1:2:1, जहाँ कैपिटल T1 स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1 के अनुपात में प्राप्त होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी वाले दोनों लंबे पौधे यदि स्मॉल टी वाले बौने पौधे हों तब कैपिटल टी की एक प्रति लंबा को पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौना बनाने के लिए स्मॉल टी का दोनों प्रतियां स्मॉल टी होनी चाहिए। वहीं अगर तीसरा देखते हैं निष्कर्ष तो कहते हैं कि कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, जैसे स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। वही चीज हम द्विसंकरण द्विविकल्पी में ले सकते हैं, मतलब 2 गुणों को आधार मानकर। जैसे मटर के 2 पौधे की 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों को अगर लिया जाए, जैसे जनक पीढ़ी गोल और पीला बीज वाला तथा झुरीदार और हरा वाले के बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो जो हमें द्विसंकरण क्रॉस के परिणाम से प्राप्त होगा उसका फिनोटाइप अनुपात होगा। गोल पीले पौधे 9 प्राप्त होंगे, गोल हरे पौधे 3 प्राप्त होंगे, झुरीदार पीले पौधे 3 प्राप्त होंगे और झुरीदार हरे पौधे 1 प्राप्त होंगे। ये द्विसंकरण। तो वहीं अगर देखें तो गोल पीले बीज 9, गोल हरे बीज 3 और गोल झुरीदार पीले बीज 3 और झुरीदार हरे बीज 1 प्राप्त हुई। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र रूप से वंशागति होती है। लक्षण एवं अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले तो कोशिकाओं में जो डीएनए प्राप्त होते हैं उनके जो जीन होते हैं डीएनए में, डीएनए की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो वो जो जीन होते हैं वो सूचना का स्रोत होते हैं और वही सूचना स्रोत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं और यह क्रिया जो की जाती है जिस रसायन के द्वारा वो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा यह कार्य होता है। अब आगे बात करते हैं। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों को अभिव्यक्त नियंत्रण करता है जिसे हम एंजाइम या हार्मोन कहते हैं। वहीं जीन का जो टी प्रभावी लक्षण है एंजाइम की दक्षता से कार्य करता है, एंजाइम के साथ दक्षता से कार्य करता है, पूर्ण क्षमता से कार्य करता है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है और लंबे पौधे देता है। वहीं अगर जीन
स्मॉल टी की बात करें तो ये एक अप्रभावी लक्षण है। तो ये एंजाइम के साथ कम दक्षता से काम करता है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता है, इसलिए ये बौने पौधे देता है। वहीं अगर लिंग निर्धारण की बात करें कि मनुष्यों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायमान ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंघा। वहीं कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग का निर्धारण उनके लिंग सूत्र या गुणसूत्र पे निर्भर करता है, जो कि मादा में XX जबकि नर में XY गुणसूत्र प्राप्त पाया जाता है। अगर इन दोनों में क्रॉस सेक्शन हो तो कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण मूल रूप से नर पे यानी मनुष्यों पे नर पे के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़की हो सकती है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की हो अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागति हुआ है वह लड़की, एवं जिस से पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है। अब अगर हम बात करें जैव विकास की, तो विकास किसे कहते हैं, तो वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्षों से पूर्व के जीवों में शुरू हुई और जिससे नई नई जातियां उत्पन्न हुई, उसे हम विकास कहते हैं। विकास की अगर प्रथम स्थिति देखें तो पहले क्या था कि जो लाल भृंगों का समूह उत्पन्न हुआ, उससे जनक के द्वारा वो रंग परिवर्तन करना चालू किया और वही रंग जो एक भूरे रंग में बदल गया और एक लाल हरा में। तो जो भूरा रंग वाला था वो केवल हरा और कौवे द्वारा लाल भृंग का लक्षण एवं भृंगों की संख्या की कमी आती गई, जबकि जो प्रभावी लक्षण था हरा भृंग वाला वो जनन करता गया और संतति भृंग हरा प्राप्त होती गई। तो इस प्रकार से एक जाति जो अपने आप को बदल नहीं पाता है, विकास नहीं कर पाता है, वो समाप्त हो जाता है, और वो जाति जो अपने आप को विकास करता है और एक संतति से दूसरे संतति में चला जाता है, वो अपनी मौजूदगी बनाए रखता है। अगर हम यहाँ पे इन लक्षणों की बात करें तो आपको एक डायग्राम के तौर पे, पिक्चर के तौर पे दिया गया है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आपका है कि उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण क्या है, इसमें अंतर भी बता सकते हैं। तो पहले हम उपार्जित लक्षणों के बारे में बात करते हैं। ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। जो लक्षण किसी जीव द्वारा अपने ही जीवन में प्राप्त किए जाते हैं वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो जनन कोशिकाओं के DNA में कोई अंतर नहीं लाते हैं एवं अगली पीढ़ी में कोई वंशानुगत या स्थानांतरित नहीं होता है, उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। वहीं जैव विकास में सहायक यह नहीं होती है, जैसे अल्प पोषित भृंग के धार में कमी। वहीं अगर बात करें अनुवांशिक लक्षण, तो ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होता है। ये जनन कोशिकाओं में घटित होती है तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। वहीं देखें जैव विकासों में सहायक, तो मानव के आँख के बालों का जो रंग होता है वो अनुवांशिक लक्षण है। अब देखें जाति उद्भव किस प्रकार से हुआ है, तो ये जीन के प्रभाव से जाति की उत्पत्ति होती है। उन दो समष्टियों यानी उन दो जीवों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते हैं किंतु आंशिक रूप से अलग होते हैं। उप समष्टि और के दो उप समष्टियों के बीच, या कह सकते हैं स्थानीय और प्रवासी जो बाहर से आता है और स्थानीय जो वहीं रहता है, इन दोनों के बीच अगर जनन की क्रिया हो तो जो जीन प्रभाव होगा वो स्थानीय समष्टि से विभिन्नता रखेगा। वहीं अगर बात करें अनुवांशिकी विचलन की, तो किसी भी एक जाति या एक समष्टि उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन या उत्पन्न हो जाता है, उसे हम अनुवांशिक विचलन कहते हैं। प्राकृतिक चुनाव वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति एवं उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, एवं भौगोलिक पृथक्करण, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण भी इसमें दो उपसमष्टियों मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं अनुवांशिक विचलन के पूर्णता की।
आनुवंशिक विचलन भौगोलिक रूप से या विलग नदी एवं पहाड़ों के द्वारा अलग हो जाते हैं। जैसे उत्तरोत्तर पीढ़ी में वो गुण आ जाते हैं जो पिछली पीढ़ी में गुण होते हैं। विभिन्न परिवर्तनों का समग्र एवं आनुवंशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट एवं प्राकृतिक विचलन नेचुरल सिलेक्शन, ये सभी से पर जातियों में विकास में विभिन्नता पाई जाती है। आनुवंशिक विचलन के कारण है, पहला तो यदि डीएनए में परिवर्तन प्राप्त हो तो आनुवंशिक विचलन होगी, एवं गुणसूत्रों की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए फिर भी आनुवंशिक विचलन होगी। अब विकास संबंध योजनाएं, तो पहला है समजात अभिलक्षण। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों, सरीसृप, जल स्थल चर, स्तनधारियों के पदों एवं आधारभूत संरचना समान है, किंतु यह विभिन्न केसरुकी जीवों जो एक कोशिकीय होते हैं या कोशिका वाले जीव भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करता है कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक प्रकार के पूर्वजों से हुई है, जैव विकास का प्रमाण देता है। वहीं समरूप अभिलक्षण, तो वह अभिलक्षण जिनकी संरचना एवं संगठकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं। उत्पत्ति समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं, तो उसे हम समरूप अभिलक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी के जो अग्रपाद एवं चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं, वो दोनों समरूप अभिलक्षण के उदाहरण हैं। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो सामान्य कार्य करते हैं, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। अब अगला है जीवाश्म। जीवाश्म जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसे हम जीवाश्म कहेंगे। जैसे आमोनाइट, ये जीवाश्म आग के सुरुकी का जीवाश्म को अमोनाइट कहते हैं। वहीं जीवाश्म आकेसुरुकी ट्राइबोलाइट, नाइटिया जीवाश्म मछली, राइजोसोरस जीवाश्म डायनासोर का जो कपाल है उसको राइजोसोरस के रूप में हम जानते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, तो खुदाई करने से पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। वहीं अगर देखें फॉसिलिंग डेंटिंग पत्ती या कार्बन डेंटिंग पत्ती के द्वारा जीवाश्मों के उम्र का पता लगाया जाता है, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी भी तत्व एवं विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। विकास एवं वर्गीकरण, विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है एवं दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। तीसरा, जितने अधिक समानताएं उनकी होगी, उद्भव की निकटता एवं उनके समान पूर्वजों की जो में समानता अधिक होगी। जीवों के मध्य समानताएं जो हैं वो जीवों के एक समूह में रखे अनेक अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। विकास के अगर चरण की बात करें तो क्रमिक रूप में अनेक पीढ़ियां में हुआ है। जैसे योग्यताओं का लाभ, आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन से संभव है। ये क्रमिक रूप में अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है एवं मानव में द्विनेत्री आँख होती है। गुणता के लाभ, तो पंखों का विकास जो होता है, पंख यानी पर ठंडे मौसम में उसमें रोधन के लिए विकास हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे पर पंखों में उड़ने में सामर्थ्य नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन, बहुत अधिक भिन्न दिखने वाले संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य के रूप में उपयोग करता था। उसके चयन द्वारा विभिन्न सब्जियां विकसित हुई और इस कृत्रिम चयन कहते हैं। जंगली गोभी पहले गाठ गोभी बना, फिर जो केले हैं वो भी जंगली गोभी का ही एक रूप है।
जो केवल चौरी पत्ते के रूप में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर देखें जो ब्रोकली, ये उसके फूल जो हैं वो ब्रोकली के रूप में हुए, फूल गोभी जिसको बंध पुष्प के तौर पे, और पत्तियों के बीच में जब दूरियां कम हो गई तो वो काठ गोभी के रूप में हमारे समक्ष प्रकट हैं। अब अगर बात करें आणविक जाति वृत्ति की, तो यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा क्या कहता है कि दूरस्थ संबंधी जीवों में डीएनए की जो विभिन्नता में संख्या को संचित करती है वो आणविक जाति वृत्ति कहलाती है। अब मानव विकास की अगर बात करें तो मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन हैं उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रमण और जीवाश्म अध्ययन। मानव की प्राचीनता सदस्य में अफ्रीकी मूल में खोजा गया था। अगर देखें तो फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मानव के पूर्वजों के अवशेष मिलते हैं एवं विभिन्न समूह कभी आगे कभी पीछे गए और समूह कई बार परस्पर अलग भी हुए और कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े और कुछ वापसी में आकर परस्पर मिले भी, और इस प्रकार से मानव के विकास का इतिहास हमें पता चलता है। आनुवांशिकी परिभाषाएं, तो जीन, मेंडल ने जीन को कारक एवं फैक्टर कहा और जीन आनुवांशिक की इकाई है। दूसरा शब्द है युग्म विकल्पी, जिसे अलील कहते हैं। विकल्पी विपरीत लक्षणों के सांकेतिक जोड़े को युग्म विकल्पी कहा जाता है। ये एक जीन से थोड़ा सा भिन्न रूप में होता है। वहीं तीसरा अगर कहें विषम युग्म जीव, जिसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, वे जीव जिनमें विपरीत विशेषक के अलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। वहीं समयुग्म जीव, जिसको होमोजाइगस कहते हैं, वे जीव जिसमें समान विशेषक के अलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। प्रभाविता, जिसको डोमिनेंस कहते हैं, वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। अप्रभावी, जिसे रेसिसिव कहते हैं, वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता है। आगे जीन प्रारूपी, जिसे जीनोटाइप कहते हैं, जीव का जीन वे आधार एवं प्रारूप जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये जीन टाइप या जीनोटाइप कहलाता है। दृश्य प्रारूपी, जिसको फिनोटाइप, जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर जो रूप बनते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे। सूक्ष्म विकास, तो सूक्ष्म विकास छोटे क्षेत्र में होने वाले विकास, जैसे भृंगों के शरीर में जो रंग परिवर्तन होता है उसे हम सूक्ष्म विकास कहते हैं। 10वां है स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचित कर उत्पादक जीव बनाता है उसे हम स्पीसीज कहते हैं। 11 है गुणसूत्र, धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवांशिकता सूचना होती है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। आगे है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस अम्ल, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। अब आपका प्रश्न है, आपको प्रश्न में क्या करने हैं कि आप कितने जानते हैं या किसके उत्तर लिख सकते हैं, उसके जो भी अंक हो वो अंक आप जोड़ते चलें और अंत में आप कमेंट बॉक्स में वो अंक कितने हैं आपको प्राप्त हुए वो जरूर लिखें। तो आपका पहला प्रश्न है 1 अंक स्तरीय, मानव एवं मटर में वैज्ञानिक नाम लिखें। दूसरा है जीन कहाँ उपस्थित होता है। तीसरा, एक जनसंख्या के 2 सजीव पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं, क्यों। चौथा, एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र किस नाम से जाने जाते हैं। 5वां है उन 5 सब्जियों की प्रजाति के नाम लिखिए जो जंगली गोभी से कृत्रिम चयन के द्वारा विकसित किए गए हैं। आगे है दोस्तों 2 अंक स्तरीय, समजात एवं समरूप अंगों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है जीवाश्म क्या है, जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने की विधियां लिखें। तीसरा है कारकों के नाम लिखिए जो नई स्पीसीज में उद्भव में सहायक होते हैं। चौथा, उपार्जित लक्षण विकास की दिशा दे सकती है, कारण सहित समझाइए। आगे है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। अब 3 अंक स्तरीय, आप इसके लिए 3 अंक ले सकते हैं अगर आंसर जानते हो तो। विभिन्नता एक स्पीसीज के लिए लाभकारी है परंतु एक जीव के लिए नहीं, 3 कारण लिखिए। दूसरा, मानव, बिल्ली तथा घोड़े के अग्रपाद का अध्ययन समान अस्थि संरचना
दर्शाता है कि तथा समान उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। पहला, आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? दूसरा, ऐसे अंगों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तीसरा है, समझाइए कि किस प्रकार पिता नवजात शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। चौथा है, द्विसंकरण क्रॉस क्या है? गोल हरे बीज का झुर्रीदार पीले बीज के साथ संकरण दर्शाइए। पांचवा है, निम्नलिखित को किस श्रेणी में आएंगे? जैसे अमोनाइट, नाइटिया, राइजोसोरस। अब आप 5 अंक स्तरीय देखें। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, समझाइए। दूसरा है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। तीसरा, लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है, समझाइए। चौथा है, जैव विकास को परिभाषित कीजिए। और पांचवा है, जीवाश्म क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके ये पाठ समाप्त हुए। आप इसको लाइव क्लास को भी देख लें और उसके बाद इसके कीवर्ड को संग्रह करें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले